चंदनपुर नाम का एक खूबसूरत और शांत गांव हुआ करता था। गांव के लोग बहुत ही सरल स्वभाव के थे। उसी गांव के मुख्य चौराहे पर रघुवीर का एक बहुत पुराना और प्रसिद्ध मटन चावल का ढाबा था। रघुवीर के ढाबे की पूरी साख उसके वफादार और हुनरमंद कारीगर केशव के दम पर टिकी हुई थी। केशव के हाथों से बने मटन चावल का स्वाद ऐसा था कि आसपास के 4 गांवों से लोग खींचे चले आते थे। सुबह से लेकर देर रात तक ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। अरे केशव, हाथ जल्दी चला। देख बाहर ग्राहकों की कितनी लंबी लाइन लगी है। अगर कोई बिना खाए लौटा तो तेरी दिहाड़ी से पैसे काट लूंगा। मालिक, बर्तनों में मटन खत्म होने वाला है। मैं बस दूसरा पतीला चढ़ा ही रहा हूँ। आप चिंता मत कीजिए, किसी भी ग्राहक को भूखा नहीं जाने दूंगा। वाह केशव भाई, तुम्हारे हाथ के बने मटन चावल का कोई मुकाबला नहीं है। इस जायके के बिना तो दिन ही पूरा नहीं होता। धन्यवाद रामदीन भाई, ये तो बस आप सब लोगों का प्यार है। तारीफ तो ऐसे कर रहे हैं जैसे ढाबा ये केशव चला रहा हो। पैसे तो मुझे देने पड़ते हैं। इस केशव का दिमाग दिन ब दिन चढ़ता जा रहा है। ढाबे की कमाई लगातार बढ़ रही थी, लेकिन रघुवीर सेठ के मन में लालच भी बढ़ता जा रहा था। उसे लगता था कि वो केशव को हर महीने बहुत ज्यादा तनख्वाह दे रहा है। केशव ढाबे की भट्टी से लेकर सफाई तक का सारा काम रात तक ईमानदारी से करता था, मगर रघुवीर की नजर केवल उस रकम पर थी जो वो महीने के अंत में केशव के हाथों में थमाता था। मालिक, इस महीने मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। अगर आप मुझे मेरी मेहनत के पूरे पैसे दे दें तो मैं डॉक्टर से दवाइयाँ ले आऊं। पैसे? रोज रोज बस पैसों की रट लगाए रखता है। तुझे मालूम है मटन और मसालों के दाम कितने बढ़ गए? ढाबा चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मालिक, मैंने कभी आपसे ज्यादा पैसों की मांग नहीं की। जो मेरी तय दिहाड़ी है बस वही मांग रहा हूँ। सुबह 4 बजे से उठकर रात के 11 बजे तक बिना रुके काम करता हूँ। जा जा काम कर अपना। कल सुबह टाइम पर आ जाना। ज्यादा दलीलें मत दे मुझे। रघुवीर ने केशव को डांटकर टाल दिया, लेकिन उसके दिमाग में एक घटिया साजिश पकने लगी थी। उसे लगने लगा था कि अगर वो केशव की जगह किसी सस्ते मजदूर को काम पर रख ले तो उसके हर महीने बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। अगले ही दिन रघुवीर सेठ की मुलाकात छगन नाम की एक कामचोर और लालची आदमी से हुई। रघुवीर सेठ जी, सुना है आप केशव को बहुत ज्यादा तनख्वाह देते हैं। आप मुझे काम पर रख लीजिए, मैं आधे से भी कम दाम में आपका सारा ढाबा संभाल लूंगा। आधे दाम में? लेकिन छगन, क्या तू केशव जैसा स्वाद दे पाएगा? ग्राहक मटन का स्वाद चक्कर ही आते हैं। सेठ जी, स्वाद मसालों में होता है, हाथों में नहीं। आप बस मुझे मौका दीजिए। पैसे बचाना और ढाबा चलाना मेरा काम है। रघुवीर को छगन की बात सही लगी। उस दोपहर जैसे ही काम खत्म हुआ, रघुवीर ने केशव को अपने पास बुलाया और बिना किसी वजह के उस पर गुस्सा निकालने लगा। केशव, आज से तेरी इस ढाबे पर कोई जरूरत नहीं है। तू कल से काम पर मत आना। ये आप क्या कह रहे हैं मालिक? मुझसे ऐसी क्या गलती हुई है? मैंने तो हमेशा इस ढाबे को अपना घर समझकर काम किया है। तुझे जो समझना है समझ। अब ढाबे का खर्चा बढ़ाना मेरे बस की बात नहीं है। मुझे तुझसे आधे पैसे लेने वाला आदमी मिल गया है। मालिक, मेरी माँ बीमार है। अगर आपने मुझे अचानक निकाल दिया तो मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? कृपया ऐसा मत कीजिए। तेरी माँ बीमार है तो इसमें मैं क्या करूं? मैं कोई दान पुण्य की दुकान खोलकर नहीं बैठा हूं। चुपचाप अपना सामान उठा और यहाँ से दफा हो जा। केशव दुखी होकर भारी मन से ढाबे से बाहर निकल गया। केशव बिना किसी सहारे के सड़क पर अकेला खड़ा था, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसके दिल में अपनी मेहनत और ईमानदारी पर पूरा भरोसा था। कोई बात नहीं, जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता जरूर खुलता है। मैंने अपनी मेहनत से खाना पकाना सीखा है, किसी की मेहरबानी से नहीं। चाहे कुछ भी हो, मैं हार नहीं मानूंगा। रघुवीर के ढाबे से निकाले जाने के बाद केशव कुछ दिनों तक बहुत परेशान रहा। घर में राशन खत्म हो रहा था और बीमार माँ की दवाइयों का खर्च भी सिर पर था। लेकिन केशव ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव के चौक पर खड़े होकर लोगों की जरूरतों को ध्यान से देखा। उसने देखा कि गांव की युवा और काम पर जाने वाले मजदूर हमेशा कुछ ऐसा गरम, स्वादिष्ट और जल्दी बनने वाला खाना ढूंढते हैं जिसे वे आसानी से चलते फिरते खा सकें। यहीं से केशव के दिमाग में एक ख्याल आया। माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। रघुवीर सेठ ने मुझे निकाला है, मेरी कला और मेरी मेहनत को नहीं छीना है। मैं अपना खुद का काम शुरू करूंगा। बेटा, अपना काम शुरू करने के लिए तो तुझे पैसे चाहिए होंगे।
हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम कोई छोटी सी दुकान किराए पर ले सकें। दुकान की जरूरत नहीं है माँ, मैं चौराहे के कोने पर एक छोटा सा लकड़ी का ठेला लगाऊंगा। वहां मैं अपने हाथों से ताजा चिकन रोल बनाकर बेचूंगा। लोग कम पैसों में भरपेट और स्वादिष्ट खाना खा सकेंगे। केशव ने अपनी बची कुची पैसों और एक पुरानी दोस्त से थोड़ा कर्ज लेकर लकड़ी का एक साफ सुथरा ठेला बनवाया। उसने रोल बनाने के लिए चूल्हा, तवा और कुछ बर्तन खरीदे। उसने ठाना कि वो घटिया सामग्री का इस्तेमाल कभी नहीं करेगा और हमेशा साफ सफाई का पूरा ध्यान रखेगा। आइए भाइयों, ताजा गरम और लजीज चिकन रोल, देसी मसालों का बेहतरीन स्वाद, साफ सफाई के साथ एकदम किफायती दामों में। अरे केशव भाई, ये क्या नया काम शुरू किया है? मटन चावल छोड़कर अब चिकन रोल बना रहे हो? हाँ रमेश भाई, अब अपना खुद का काम है। एक बार खाकर देखो, अगर स्वाद पसंद ना आए तो पैसे मत देना। केशव ने पराठे पर चिकन के जूसी टुकड़े, बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च और अपने खास हाथों से तैयार की गई चटनी डालकर एक रोल तैयार किया और रमेश को थमा दिया। जैसे ही रमेश ने पहला बाइट लिया तो उसकी आंखें चमक गईं। वाह केशव भाई, क्या बात है! ऐसा स्वाद तो मैंने शहर जाकर भी नहीं चखा। चिकन कितना ताजा है और पराठा भी कितना खस्ता। देखते ही देखते केशव के चिकन रोल की खबर पूरे गांव में फैल गई। शाम होते ही उसके ठेले पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ने लगी। कॉलेज के लड़कों से लेकर खेत में काम करने वाले किसान तक केशव का रोल खाने के लिए कतार में खड़े रहते थे। केशव खुद हर ग्राहक का मुस्कुराकर स्वागत करता और अपनी आंखों के सामने साफ सुथरे तरीके से रोल तैयार करता। दूसरी तरफ रघुवीर सेठ के मटन चावल के ढाबे का हाल दिन ब दिन खराब होता जा रहा था। सेठ जी, आज मटन का आधा पतीला बच गया है। बहुत कम ग्राहक आए थे। सब के सब सड़क के पार केशव के ठेले पर खड़े होकर रोल ठूंस रहे हैं। बचा हुआ मटन फेंकना मत। कल इसी मटन में थोड़े और गरम मसाले मिलाकर गरम कर देना। किसी को क्या ही पता चलेगा। वाह सेठ जी, क्या दिमाग पाया है आपने। इससे हमारे पैसे भी बच जाएंगे और नया मटन भी नहीं खरीदना पड़ेगा। छगन ने नए मटन का खर्चा बचाने के लिए बासी मटन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि रघुवीर के पुराने और वफादार ग्राहक भी खाने की खराब गुणवत्ता के कारण ढाबे से मुंह मोड़ने लगे। अरे छगन, ये कैसा मटन चावल परोसा है तूने? मटन से बदबू आ रही है और तरी में कोई स्वाद ही नहीं है। अरे हरिया भाई, तुमको आजकल स्वाद ही समझ नहीं आ रहा है। मटन एकदम ताजा है, चुपचाप खाओ और पैसे दो। पैसे? खराब खाने के पैसे दूं? रघुवीर सेठ, जब से तुमने केशव को निकाला है तुम्हारे ढाबे का सत्यानाश हो गया है। अब हम कभी यहाँ नहीं आएंगे। उस मामूली नौकर की इतनी हिम्मत कि वो मेरे सामने ठेला लगाकर मेरे ग्राहकों को खींच ले। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना मेरा ये ढाबा पूरी तरह बंद हो जाएगा। दिन बीतते गए और रघुवीर के ढाबे की हालत और बदतर होती चली गई। कमाई घटने से रघुवीर की बौखलाहट बढ़ती जा रही थी। उधर पैसों के लालच में अंधा हो चुका छगन अब 2-2, 3-3 दिन पुराना बासी मटन ग्राहकों को परोसने लगा था। एक दोपहर गांव के सबसे रसूखदार और सख्त मिजाज जमींदार विक्रम सिंह के घर अचानक शहर से कुछ खास मेहमान आए। जमींदार साहब ने तुरंत अपने नौकर को रघुवीर के ढाबे पर मटन करी लेने भेजा। रघुवीर सेठ, जल्दी से 5 लोगों के सबसे बढ़िया मटन करी पैक कर दो। बड़े मालिक के घर शहर से खास मेहमान आए हैं, देर नहीं होनी चाहिए। अरे बिरजू भाई, जमींदार साहब का हुक्म हो और देर हो जाए? तू बैठ, छगन अभी गरम गरम मटन करी पैक करके देता है। रघुवीर ने अंदर जाकर छगन से कहा कि जमींदार साहब के घर मटन भेजना है। छगन ने जब पतीला देखा तो नया मटन बना ही नहीं था। रसोई में 2 दिन पुराना मटन पड़ा हुआ था। छगन ने चालाकी दिखाते हुए उसमें ढेर सारा लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला मिलाया और उसे तेज आंच पर उबाल दिया। सेठ जी, नया मटन तो अभी बना ही नहीं है। ये 2 दिन पुराना मटन रखा था, मैंने इसमें तेज मसाले डालकर एकदम गरम कर दिया है। किसी को पता नहीं चलेगा। अरे छगन, जमींदार साहब का मामला है। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वे हमारा ढाबा बंद करवा देंगे। आप बेफिक्र रहिए सेठ जी, इतने तेज मसालों के आगे जमींदार साहब के मेहमानों को सिर्फ स्वाद ही मालूम पड़ेगा, बासीपन का तो पता ही नहीं चलेगा। रघुवीर ने लालच में आकर छगन की बात मान ली और वही बासी मटन करी जमींदार के नौकर को भारी कीमत पर दे दी। उसे लगा कि उसका पुराना माल भी बिक गया और अच्छे पैसे भी जेब में आ गए।
जमींदार विक्रम सिंह के घर पर दावत शुरू हुई। मेहमानों ने मटन करी खाई, लेकिन तेज मसालों के बावजूद मटन का स्वाद कुछ अजीब लग रहा था। हालांकि जमींदार के लिहाज में उन्होंने खाना खा लिया, लेकिन खाना खाने की 2 घंटे बाद ही मेहमानों के पेट में दर्द उठने लगे। ये पेट में कैसा दर्द हो रहा है? बिरजू, ओ बिरजू, तू वो मटन कहाँ से लाया था? मालिक, मैं तो रघुवीर सेठ के ढाबे से ही मटन करी लाया था, जैसा आपने कहा था। उस रघुवीर ने मुझे और मेरे मेहमानों को बासी मटन परोस दिया, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। डॉक्टर को बुलाओ और उस रघुवीर को खींचकर मेरे सामने लाओ। डॉक्टर ने आकर जमींदार साहब और उनके मेहमानों का इलाज किया और साफ कहा कि खाना पूरी तरह बासी था और बासी होने के कारण ही ये हालत हुई है। ये सुनकर जमींदार विक्रम सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो अपने आदमियों के साथ रघुवीर के ढाबे की तरफ निकल पड़े। रघुवीर, बाहर निकल! तेरी ये हिम्मत कि तू जमींदार विक्रम सिंह को बासी मटन खिलाएगा? हुजूर, माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये सब इस छगन की करतूत है, इसने मुझे धोखे में रखा। नहीं मालिक, सेठ जी ने ही पैसे बचाने के लिए पुराना मटन परोसने को कहा था। तुम दोनों लालची और मक्कार हो। आइंदा अगर तुम्हारे ढाबे से किसी को बासी खाना मिला तो गांव से बाहर निकलवा दूंगा। और सुन रघुवीर, आज के बाद मेरा कोई भी आदमी तेरे इस घटिया ढाबे पर कदम नहीं रखेगा। जमींदार विक्रम सिंह की डांट और फड़ार के बाद पूरे चंदनपुर गांव में रघुवीर के ढाबे की थू थू होने लगी। जो एक आध ग्राहक गलती से मटन खाने आते भी थे, वे भी अब डर के मारे वहां से दूर रहने लगी। रघुवीर सेठ का ढाबा पूरी तरह ठप हो गया। दूसरी ओर सड़क के उस पार केशव के चिकन रोल के ठेले पर दिन रात लोगों की भीड़ लगी रहती थी। देखा छगन, उस कल के नौकर की दुकान पर कैसी भीड़ लगी है। जब से मैंने उसे निकाला है, मेरी किस्मत को ही नजर लग गई है। मेरा धंधा चौपट हो गया और वो मजे से पैसे छाप रहा है। सही कह रहे हैं सेठ जी, गांव के सारे लोग उसी के ठेले पर मंडराते रहते हैं। अगर यही हाल रहा तो हमें ढाबे पर ताला लगाकर भीख मांगनी पड़ेगी। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। केशव की ये औकात नहीं कि वो रघुवीर सेठ को नीचा दिखाए। जब तक केशव का ये ठेला बंद नहीं होगा, तब तक मेरा ढाबा दोबारा नहीं चल सकता। रघुवीर और छगन ने मिलकर केशव को बदनाम करने की योजना बनाई। सेठ जी, मैं आज रात ही केशव के ठेले के पास छिप कर जाऊंगा। जब वो अपना सामान छोड़कर घर जाएगा तो मैं उसके तेल के कैन में वो खराब तेल मिला दूंगा। शाबाश छगन, कल सुबह जब केशव उसी खराब तेल में चिकन तलेगा तो पूरे चौराहे पर बदबू फैल जाएगी। जो खाएगा वो थू थू करेगा। फिर देखना केशव का तमाशा। रात के लगभग 12 बज रहे थे। पूरा चंदनपुर गांव गहरी नींद में सोया हुआ था। केशव रोज की तरह अपना काम खत्म करके अपने ठेले को तिरपाल से ढककर अपने घर चला गया था। गांव के चौराहे पर पसरे सन्नाटे का फायदा उठाते हुए छगन एक डिब्बे में खराब तेल लेकर दबे पांव केशव की ठेले की तरफ बढ़ा। कोई नहीं है, एकदम सही मौका है। आज रात तेरा खेल खत्म केशव। ठेले पर केशव के शुद्ध और साफ सुथरी कुकिंग ऑयल का बड़ा कैन रखा हुआ था। छगन ने अपने साथ लाया हुआ खराब तेल उस साफ तेल के डिब्बे में उड़ेल दिया। ले केशव, अब बना अपने लजीज चिकन रोल। कल सुबह तेरा धंधा हमेशा के लिए बंद। छगन तेल मिलाकर बड़ी सावधानी से वापस जाने लगा, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि चौराहे के चबूतरे पर गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान दीनू काका बैठे हुए थे। दीनू काका को अक्सर रात में नींद न आने की बीमारी थी, इसलिए वे रात में सैर करने निकल जाया करते थे। अंधेरे में उन्होंने छगन को केशव के ठेले के पास अजीब हरकतें करते साफ देख लिया था। ये छगन इतनी देर रात केशव के ठेले के पास क्या कर रहा है? और इसके हाथ में डिब्बा भी था। दाल में कुछ तो काला है। रघुवीर और ये छगन जरूर कोई हरकत कर रहे हैं। दीनू काका शांत रहे और उन्होंने छगन को टोकने के बजाय सब कुछ अपनी आंखों से चुपचाप देखा, ताकि सही समय आने पर सच सामने ला सके। वाह छगन, अब आएगा असली मजा। कल सुबह का सूरज केशव के लिए बर्बादी का पैगाम लाएगा। अगली सुबह सूरज उगते ही केशव हमेशा की तरह चेहरे पर मुस्कान लिए अपने ठेले पर पहुंचा। आइए मक्खन भाई, आज आपके लिए एकदम खस्ता और गर्मा गर्म चिकन रोल बनाता हूँ।
लेकिन जैसे ही चिकन तवे के तेल में पड़ा, उसमें से धुआं उठने लगा और दुर्गंध पूरे चौराहे पर फैल गई। शुद्ध मसालों की खुशबू की जगह तवे से बदबू आने लगी। छी छी, केशव ये कैसा धुआं और बदबू आ रही है? क्या तूने आज कोई बासी चिकन इस्तेमाल किया है? नहीं नहीं मक्खन भाई, चिकन तो मैं आज सुबह ही मंडी से एकदम ताज़ा लाया हूँ। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि ये तेल में से ऐसी अजीब बदबू क्यों आ रही है। रघुवीर और छगन दूर अपने ढाबे के बाहर खड़े होकर इस नज़ारे का मजा ले रहे थे। जैसे ही बदबू फैली, रघुवीर तुरंत चिल्लाता हुआ भीड़ के बीच पहुंच गया। देखो गांव वालों, इस धोखेबाज केशव का असली चेहरा देखो। ये तुम सबको सस्ते के चक्कर में बासी चिकन खिला रहा है। हाँ भाइयों, हमने तो इसे पहले ही पहचान लिया था, इसीलिए ढाबे से निकाला था। ये पैसों के लालच में इंसानों की सेहत से खेल रहा है। मालिक, आप झूठ मत बोलिए। मैंने कभी किसी के खाने में मिलावट नहीं की। मैं कसम खाता हूँ, मैंने हर सामान एकदम शुद्ध खरीदा था। बंद कर अपना ये ड्रामा। इसका ठेला तोड़ दो भाइयों। इसने पूरे गांव के स्वास्थ्य को खतरे में डाल दिया है। रघुवीर की भड़काऊ बातों में आकर कुछ लोग केशव का ठेला पलटने के लिए आगे बढ़े। केशव अपनी कढ़ाई और ठेले को बचाने के लिए आगे खड़ा हो गया और गिड़गिड़ाने लगा। चौराहे पर भारी हंगामा मच गया। तभी सड़क पर सायरन की आवाज गूंजी और गांव के दरोगा जी अपनी जीप से उतरकर चौराहे पर आ पहुंचे। रुक जाओ सबके सब। ये चौराहे पर कैसा गदर मचा रखा है तुम लोगों ने? कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। हजूर, अच्छा हुआ आप सही वक्त पर आ गए। देखिए, इस केशव ने अपने ठेले पर बासी चिकन इस्तेमाल करके गांव के लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया है। हम तो बस इसे पुलिस के हवाले करने ही वाले थे। साहब, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। मैंने जीवन में कभी बेईमानी नहीं की। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मेरे साफ तेल में से ये बदबू कैसे आने लगी। किसी ने मेरे साथ साजिश की है साहब। शांत हो जाओ केशव। कानून बिना सबूत के ना तो किसी को कसूरवार मानता है और ना बेकसूर। दरोगा जी ने तेल के डिब्बे को सूंघा तो उन्हें भी दाल में कुछ काला लगा। तेल ऊपर से तो साफ दिख रहा था, लेकिन नीचे से एकदम खराब दिख रहा था, जो बिना मिलावट के संभव नहीं था। ये साधारण मिलावट ही लगती। ऐसा लगता है जैसे किसी ने बाहर से आकर इस साफ तेल में खराब तेल डाला है। केशव, क्या रात में तेरा ठेला खुला रहता है? नहीं साहब, मैं रोज रात 12 बजे ताला लगाकर घर जाता हूँ। सुबह आकर ही ताला खोलता हूँ। साहब, ये अपनी गलती छुपाने के लिए बहाने बना रहा है। इसे तुरंत जेल में डालिए और इसका ठेला जब्त कीजिए। रघुवीर सेठ, मुझे अपना काम मत सिखाओ। जब तक जांच पूरी नहीं होती, कोई किसी पर हाथ नहीं उठाएगा। चौराहे पर तनाव का माहौल बना हुआ था। रघुवीर पूरी ताकत से दरोगा जी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, ताकि केशव को सीधे पुलिस थाने भेज दिया जाए। तभी भीड़ को चीरते हुए गांव के बुजुर्ग इंसान दीनू काका आगे आए। रुक जाओ दरोगा जी, इस मासूम और ईमानदार लड़के पर अत्याचार मत होने दो। असली गुनहगार केशव नहीं, बल्कि ये लालची रघुवीर और इसका नौकर छगन है। अरे दीनू काका, बूढ़े हो गए हो, कुछ भी बकवास मत करो। तुमने ऐसा क्या देखा है जो बीच में बोल रहे हो? जबान संभाल कर बोल रघुवीर। मेरी उम्र जरूर हो गई है, लेकिन मेरी आंखें और कान आज भी बिल्कुल ठीक हैं। दरोगा जी, कल देर रात जब पूरा गांव सो रहा था, मैं चौराहे के चबूतरे पर बैठा था। मैंने अपनी इन आंखों से देखा है कि छगन अपने हाथ में एक डिब्बा लेकर दबे पांव केशव के ठेले के पास आया था। बाबा, क्या आप जो कह रहे हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं? रात में आपने छगन को ठेले के पास क्या करते देखा? हाँ दरोगा जी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। छगन ने केशव के ठेले के पास जाकर अपने डिब्बे का खराब तेल केशव के साफ तेल के कैन में मिला दिया। रात को तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन सुबह जब ये तमाशा देखा तो मुझे समझ आया कि ये तो केशव को फंसाने की साजिश थी। दीनू काका की बात सुनते ही पूरी चौराहे पर सन्नाटा छा गया। गांव वाले रघुवीर और छगन को घृणा की नजरों से देखने लगे। रघुवीर के चेहरे का रंग उड़ गया और छगन डर के मारे पीछे हटने लगा। क्यों रे छगन, अब बोल, बाबा सच कह रहे हैं या नहीं? सिपाहियों, इसके ढाबे की तलाशी लो। पुलिस के 2 सिपाहियों ने तुरंत रघुवीर के ढाबे की छापेमारी की, तो वहां उन्हें वही खराब तेल मिला जिसमें से बदबू आ रही थी। साथ ही छगन का वो खाली डिब्बा भी मिल गया जिससे उसने रात में तेल मिलाया था। साहब, ढाबे से वही खराब तेल और खाली डिब्बा मिल गया है। बाबा की बात 100% सही है। सारे सबूत और गवाह के सामने आते ही रघुवीर और छगन का चालाकी से बुना हुआ जाल पूरी तरह टूट गया।
पुलिस की जांच और सबूतों ने साबित कर दिया कि केशव निर्दोष था और उसने कभी किसी ग्राहक को घटिया खाना नहीं परोसा था। शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने निजी लालच और जलन के कारण एक गरीब और ईमानदार लड़के को बदनाम करने चले थे और लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे थे। साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। लालच में आकर मेरा दिमाग खराब हो गया था। हजूर, मुझे छोड़ दीजिए, मैंने तो बस सेठ जी के कहने पर ये सब किया था। माफी की जगह अब जेल की सलाखों के पीछे हैं। तुम दोनों पर मिलावट करने, साजिश रचने और दूसरे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा चलेगा। सिपाहियों, दोनों को गाड़ी में डालो। पुलिस रघुवीर और छगन को ले गई। गांव के लोगों को अपनी भूल का एहसास हुआ और वे केशव से माफी मांगने लगे। केशव भाई, हमें माफ कर देना। हम इस मक्कार रघुवीर के बहकावे में आ गए थे। तुम्हारी ईमानदारी पर शक करना हमारी बहुत बड़ी गलती थी। नहीं मक्खन भाई, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। दीनू काका, अगर आज आप ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता। बेटा केशव, सच को थोड़ी देर के लिए दबाया जा सकता है, लेकिन हराया नहीं जा सकता। तेरी नीयत साफ है और हाथों में हुनर है। तू आगे बढ़, हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है। इस घटना के बाद केशव ने एक बार फिर पूरे उत्साह के साथ गर्मा गर्म चिकन रोल बनाना शुरू किया। रघुवीर का ढाबा हमेशा के लिए बंद हो गया और उसकी करतूतों की वजह से उसे जेल की सजा हुई। दूसरी तरफ केशव की ईमानदारी, लगन और सच्चा स्वाद पूरे इलाके में मशहूर हो गया। अब दूर दूर के गांवों से लोग केशव का स्वादिष्ट चिकन रोल खाने आने लगे। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी कहानियों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।